तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद कविता पे। और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे जो हमारा दृष्टि का अभ्यास प्रश्न चल रहे थे बहुविकल्पी वाले। ठीक है, तो एक चैप्टर मैंने आपको बताया था अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। ठीक है, तो ये वाला मैंने आपको बता दिया था। इसके जो अभ्यास प्रश्न दृष्टि आईएएस क्विक बुक में है। आज हम बात करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि भारत में उसका जो साम्राज्य विस्तार है उसकी आर्थिक नीतियाँ हम देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे टॉप सिलेबस वाइज हम डेली अभ्यास प्रश्नों को कवर करेंगे। तो अब हम बात करेंगे जो ब्रिटिश शासन है उसका साम्राज्य विस्तार देखेंगे हम, वही ये चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें 6 आपके अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, इनको भी देखते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे ब्रिटिश भारत का, उसकी जो आर्थिक नीतियाँ थी उसको हम देखेंगे। तो कम ही प्रश्न है, इनको एक बार देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन, जिसको डायआर्की कहा जाता है, सिद्धांत किसे निर्देशित करता है? द्वैध मतलब होता है दो। ठीक है, तो दो शासन मतलब जैसे आपका केंद्रों में भी शासन होगा और राज्यों में भी शासन होगा, यानी कि प्रांतों को प्रत्यायोजित विषयों का दो प्रवर्गों में विभाजन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आईएएस 2017 में पूछा गया है। नेक्स्ट है, लॉर्ड वेलिजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन लागू नहीं होता है? सहायक संधि के बारे में, जो लॉर्ड वेलिजली की सहायक संधि थी उसके बारे में आपको गलत कथन बताना है। दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन करना, या फिर भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन करना इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी सहायक कौन थे? प्रथम पूछ रहा है ना, तो जो सहायक संधि थी लॉर्ड वेलिजली को, उसको सबसे पहले हैदराबाद के निजामों ने स्वीकार किया था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान से देखना। ठीक है, किया तो सबने था, लेकिन जो सबसे पहले भारतीय देशी रियासत थी वो हैदराबाद के निजाम थे। इन्होंने ही सहायक संधि एक्सेप्ट करी थी सबसे पहले। आगे है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलिजली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम आपको बताना है। तो मैंने बोला था ना कि किया सबने था, तो सबसे पहले जो हैदराबाद वाले थे उनने किया था, उसके बाद मैसूर, उसके बाद अवध। ये सीक्वेंस वाइज ही है। ठीक है, 4 का ए हो जाएगा, फिर सिंधिया। नेक्स्ट है, निम्न में सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, किसने नहीं की थी? इसमें से आपके इंदौर के जो होलकर थे उन्होंने आपकी सहायक संधि स्वीकार नहीं करी थी। लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, रिंग ऑफ फेंस नीति का संबंध इससे किससे है? तो जो रिंग ऑफ फेंस नीति है वो वॉरेन हेस्टिंग की एक नीति है। ठीक है, ऑप्शन सी। अब आगे हम बात करेंगे ब्रिटिश रूलर्स इकोनॉमिक्स पॉलिसी एंड इट्स इम्पैक्ट इन इंडिया, यानी कि जो ब्रिटिश शासक थे उनकी हम आर्थिक नीतियों को देखेंगे भारत में। ठीक है, ये रहे आपके क्वेश्चन। तो इनको हम यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे। देखो, प्रश्न सारे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपके टोटल 18 क्वेश्चन हैं, इनको हम यहाँ पे देखेंगे।
देखो, अब वन लाइनर पढ़ने का कोई वैसे फ़ायदा नहीं है। इसमें ऐसे क्वेश्चन है, कथन वाले क्वेश्चन, और यूके ट्रिपल से आपको पता है वैसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंधित थे? रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित थे पूछ रहा है। तो देखो, जो कार्नवालिस थे ये आपके स्थायी बंदोबस्त से संबंधित थे, और जो रीड थे, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो, आपके रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित थे। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। यूकेपीएससी में पूछा गया है, किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? स्थायी बंदोबस्त आपका लॉर्ड कार्नवालिस के टाइम पे शुरू किया गया था। ऑप्शन बी। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो स्थायी बंदोबस्त आपका जमींदारों के साथ किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, लॉर्ड कार्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त कब शुरू हुआ था? तो जो स्थायी बंदोबस्त है लॉर्ड कार्नवालिस ने शुरू किया था 1793 में। ऑप्शन डी। आगे है, सर टॉमस मुनरो की भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है। सर टॉमस मुनरो का जो भू राजस्व बंदोबस्त है वो आपका जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त है, ठीक है, वो है आपका टॉमस मुनरो का भू राजस्व बंदोबस्त। मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा है? रैयतवाड़ी बंदोबस्त, तो ये भी मुनरो ही संबंधित रहे हैं। ऑप्शन सी। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अंग्रेजों के द्वारा जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त था वो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में शुरू किया गया था। ऑप्शन डी। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? ये तो आपको पता ही होगा, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, आगे है, दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत ड्रेन थ्योरी की सही परिभाषा नीचे किस कथन में आती है? तो ड्रेन थ्योरी जो दादा भाई नौरोजी की थी उसको आपको बताना है। ठीक है, देखो, जो भारत की कुल संपत्ति थी, नेशनल इनकम थी या नेशनल कैपिटल थी, राष्ट्रीय संपदा थी, उसका एक भाग कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन को क्या दिया जाता था? एक्सपोर्ट कर दिया जाता। ठीक है, जिसके लिए भारत में कोई भी मतलब उसके बदले उनको कुछ नहीं मिलता था। तो वही ड्रेन थ्योरी थी। ठीक है, आगे है, पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन भारत में उपनिवेशवाद के आलोचक थे? उपनिवेशवाद के आलोचक आपको बताना है। तो दादा भाई नौरोजी भी थे, सुब्रमण्यम अय्यर भी थे, आरसी दत्त भी आपके उपनिवेशवाद के आलोचक थे। तो ऑप्शन डी इसमें आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संबंध में आपको बताना है। ठीक है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त क्या थी? तो किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। ठीक है, सरकार रैयत को पट्टे पर देती थी। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी को की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी। क्या था इसमें? इन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन जो है भारत का क्या कर रही है? आर्थिक शोषण कर रही है। ठीक है, ऑप्शन ए ही आपका इसमें मतलब एक ही सही होगा। नेक्स्ट है, 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी।
तो निम्नलिखित प्रावधानों में किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना, ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपत्य बनाना, या फिर न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना। उपरोक्त ए बी सी कथनों में कोई भी सही नहीं है। आपका ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। तीनों ऑप्शन में कोई भी सही नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। 15 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उनके नीचे दिए गए कूट सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है, ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। कारण है, धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। देखो, ब्रिटिश काल में देखो भारत का जो व्यापार संतुलन था अनुकूल था, और धन की निकासी का जो स्वरूप था उसका कोई फल नहीं मिलता था इंडिया को। तो दोनों सही होंगे आपके इसमें, ठीक है, ए और आर। आगे है, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि, भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि, या फिर भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, या नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। जो एक मोस्ट हाईलाइटेड पॉइंट था, यानी कि परिणाम था, रिजल्ट था, वो था भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन से स्थायी बंदोबस्त की विशेषता नहीं है? स्थायी बंदोबस्त में भू स्वामित्व का अधिक जमींदार को था, ये सही है। स्थायी बंदोबस्त ने कृषकों के प्रथागत दखल अधिकार को ध्यान में बनाए रखा। स्थायी बंदोबस्त के अधीन उच्च मालगुजारी निर्धारण का भार कृषकों पर डाल दिया। स्थायी बंदोबस्त के अधीन भूमि के वास्तविक कृषकों की दशा में गिरावट आई। देखो, इसमें जो ऑप्शन बी है आपका, स्थायी बंदोबस्त के कृषकों के प्रथागत दखल अधिकार को ध्यान में रखा गया, तो ये आपका गलत होगा। कृषकों के अधिकारों को इसमें ध्यान नहीं दिया गया था, ठीक है। आगे है लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी रैयतवाड़ी प्रणाली की विशेषता है? ऑप्शन दिए गए हैं। यह थॉमस मुनरो की उद्भावना, ब्रेन चाइल्ड थी। इसका उद्देश्य मध्यवर्तियों को कम करना था। इस प्रणाली से कृषक धीरे धीरे कंगाल हो गए। इसको मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी के हिस्सों में शुरू किया गया था। तो देखो, जो पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन है ये आपका सही है। तो ऑप्शन बी आपका इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। कल हम दूसरा चैप्टर देखेंगे और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे।